नमस्ते। डिजिटल इकोनॉमी आज जिस रफ्तार से बदल रही है वो वाकई हैरान करने वाली है। बतौर एक सीनियर लीगल एडवाइजर मैंने देखा है कि कैसे वर्चुअल रियल एस्टेट नए इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहद आकर्षक अवसर बन गया है। लेकिन जरा रुकिए, ये नया अवसर अपने साथ कई ऐसे कानूनी, टैक्स और कंप्लायंस से जुड़े सवाल लेकर आता है जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। आज का ये विश्लेषण खास तौर पर नए इन्वेस्टर्स के लिए एक लीगल गाइड के रूप में काम करेगा। हम डिजिटल अर्थव्यवस्था और भौतिक संपत्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए उन सभी कानूनी जोखिमों की गहराई से पड़ताल करेंगे जो इस नए बाजार में छिपे हैं। आज के इस लीगल डोजियर में हम कुछ बहुत ही क्रिटिकल चीजें कवर करने वाले हैं। हम फिजिकल और वर्चुअल प्रॉपर्टी के बेसिक डिफरेंस से शुरुआत करेंगे, ज्यूरिसडिक्शन की उलझनों को समझेंगे और मैं आपको एक बहुत ही जरूरी प्लेटफॉर्म कंप्लायंस चेकलिस्ट भी दूंगा। इसके अलावा ओनरशिप राइट्स और टैक्सेशन जैसे अहम मुद्दों पर भी बात होगी। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आइए सबसे बेसिक लेकिन सबसे अहम सवाल पर आते हैं। फिजिकल और वर्चुअल प्रॉपर्टी में आखिर असली कानूनी फर्क है क्या? देखिए, इसे एक छोटे से केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए आपके शहर में जमीन का एक भौतिक टुकड़ा है, वो मूर्त है, उसका एक स्थायी पता है। अगर वहां कोई विवाद होता है या कब्जा होता है तो आप सीधे पुलिस या लोकल कोर्ट जाएंगे, है ना? वहां के कानून बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन जब बात वर्चुअल प्रॉपर्टी की आती है, जैसे मेटावर्स में कोई डिजिटल जमीन या स्टोर फ्रंट, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। ये पूरी तरह से एक बदलते हुए प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम पर टिकी है। अगर वो प्लेटफॉर्म रातों रात सर्वर बंद कर दे तो आपका डिजिटल एसेट हवा में गायब हो जाएगा। रियल एस्टेट के विपरीत डिजिटल स्पेस स्वाभाविक रूप से असुरक्षित है। किसी भी वर्चुअल एसेट में पैसा लगाने से पहले इस भेद्यता को समझना आपका पहला कानूनी कदम होना चाहिए। और ठीक यहीं से हमारी दूसरी सबसे बड़ी कानूनी पहेली शुरू होती है, ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार की जटिलताएं। अब जरा सोचिए, एक क्रॉस बॉर्डर विवाद में आखिर कानून किस देश का लागू होगा? ये सवाल जितना आसान दिखता है, असल में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बड़ा सिरदर्द है। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं और भारत में बैठे हैं। आपने जिस प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल जमीन खरीदी है उसे चलाने वाली कंपनी यूरोप में रजिस्टर्ड है और उनके सर्वर्स अमेरिका में होस्टेड हैं। अब कल को अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो आप केस कहां फाइल करेंगे? इंडिया में, यूरोप में या अमेरिका में? जब यूजर्स, कंपनी और सर्वर दुनिया के अलग अलग कोने में हो तो क्षेत्राधिकार एक बहुत ही खतरनाक कानूनी जाल बन जाता है। इस अनिश्चितता से खुद को बचाने के लिए मैं हमेशा ये 3 स्टेप्स फॉलो करने की सलाह देता हूं। स्टेप 1, पता लगाइए कि प्लेटफॉर्म लीगली कहां से ऑपरेट हो रहा है। स्टेप 2, उनके सर्वर्स एक्चुअल में कहां रखे हैं। और स्टेप 3, एज एन इन्वेस्टर आपका अपना रेजिडेंसी स्टेटस क्या है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लागू करने या विवाद सुलझाने के लिए इन तीनों परतों को पहले से मैप करना बिल्कुल जरूरी है। बिना इसके पूंजी लगाना लिटरली अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर, प्लेटफॉर्म कंप्लायंस और हमारी इन्वेस्टर चेकलिस्ट। एक लीगल एडवाइजर के तौर पर मैं हर नए इन्वेस्टर को ड्यू डिलिजेंस की ये मस्ट हैव चेकलिस्ट आजमाने को कहता हूं। कोई भी प्लेटफॉर्म चुनने से पहले पूछिए, क्या उनकी सर्विस टर्म्स पारदर्शी हैं? क्या उनके पास स्पष्ट ओनरशिप रिकॉर्ड्स हैं? क्या उनके ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स भरोसेमंद हैं? इसके साथ ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग रूल्स भी होने ही चाहिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको अपने गवर्नेंस मॉडल में ये ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए वहां रिस्क बहुत ज्यादा है। ये चेकलिस्ट सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये आपके पैसों को सुरक्षित रखने का शील्ड है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जहां मार्केट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, ओनरशिप और डिजिटल राइट्स। आप असल में खरीद क्या रहे हैं? यहां सबसे पहले एसेट क्लासिफिकेशन को समझना सर्वोपरि है। क्या आपकी प्रॉपर्टी एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल एसेट मानी जाएगी या फिर महज एक सिंपल डिजिटल कलेक्टेबल? ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी अंतर से तय होता है कि आपको रेगुलेटर्स को क्या रिपोर्ट करना है और कैसे टैक्स फाइल करना है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आगे चलकर आप बहुत बड़ी लीगल पेनल्टी का शिकार हो सकते हैं। और हाँ, मार्केट में चल रही है एक बहुत बड़ी गलतफहमी को मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपने कोई वर्चुअल ज़मीन खरीद ली तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको उसके डिज़ाइन या टेक्सचर्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपी राइट्स भी मिल गए हैं। असल में व्यापक आईपी अधिकार बहुत कम ही बेचे जाते हैं। आपके पास शायद सिर्फ उस स्पेस को इस्तेमाल करने का अधिकार हो। तो बाद में होने वाले किसी भी लीगल विवाद से बचने के लिए ओनरशिप की इन बाउंड्रीज को पहले ही समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आइए अब उन सोशल और सेंट्रल मुद्दों की बात करते हैं जो पूरी डिजिटल इकोनॉमी की नींव रखते हैं, टैक्सेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
इसे ऐसे समझिए, अगर आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है, चाहे वो सेल्स से हो, लीज से हो या उसकी वैल्यू बढ़ने से, तो वो इनकम आपके लिए जटिल टैक्स देनदारियां ट्रिगर कर सकती है। यहां लोकेशन बेस्ड कंप्लायंस होना ही चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है। क्या होगा अगर प्लेटफॉर्म अचानक अपने रूल्स बदल दे या बिना बताए आपका अकाउंट लॉक कर दे? इसीलिए हम कहते हैं कि मजबूत सर्विस टर्म्स और क्लियर ग्रीवांस चैनल्स का होना अनिवार्य है। और आखिर में डेटा प्राइवेसी। ये प्लेटफॉर्म्स आपका भारी मात्रा में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये कंफर्म करना आपकी जिम्मेदारी है कि वे डेटा मैनेजमेंट रेगुलेशंस का कड़ाई से पालन कर रहे हों। तो इन सारी जटिलताओं को देखते हुए मेटावर्स में एक सुरक्षित भविष्य की कल्पना कैसे की जाए? मेटावर्स स्ट्रैटेजिस्ट मैथ्यू बॉल ने इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही परफेक्टली समराइज किया है। उनका कहना है कि डिजिटल एसेट मार्केट्स पूरी तरह से ओनरशिप रूल्स, इंटरऑपरेबिलिटी और लीगल प्रोटेक्शन पर टिके हैं। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि इस दुनिया में सक्सेस सिर्फ एक सुंदर सा 3D स्पेस खरीद लेने से नहीं मिलती। असली सक्सेस तब मिलती है जब आप प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके, अपने एक्चुअल लीगल राइट्स और कंप्लायंस की जिम्मेदारियों को गहराई से समझते हैं। तो इस गाइड को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे लीगल सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा इस पर गौर कीजिएगा। जैसे जैसे कंप्लायंस का बोझ बढ़ रहा है, क्या वर्चुअल रियल एस्टेट में आपको सचमुच कोई इंडिपेंडेंट ओनरशिप यानी स्वतंत्र स्वामित्व मिल रहा है, या फिर यह सिर्फ एक डिजिटल लीज है जिसे जटिल प्लेटफॉर्म अथॉरिटीज जब चाहें रद्द कर सकती हैं? वर्चुअल दुनिया में अवसर बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी में आपकी असली सुरक्षा इसी बात पर निर्भर करती है कि आप लगातार कितने अवेयर रहते हैं। हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और सतर्क रहें। सोचिएगा जरूर।